नमस्कार साथियों, मैं मनीष शर्मा द इक्विटीज एकेडमी की तरफ से आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम प्रकाश जो हमारा लेक्चर था पिछले वाला प्रकाश टॉपिक उसमें पढ़ रहे थे, लाइट के बारे में पढ़ रहे थे और कल हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे आज कि कल हमने इस प्रकाश से संबंधित एक घटना पढ़ी थी, परावर्तन, जिसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुका था कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में या उसी दिशा में लौट जाती है तो ये घटना अपनी क्या कहलाती है, परावर्तन। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। इसमें बस एक फंडामेंट काम करता है आपका, और वो क्या कि जितने कोण पर ये किरण आपतित होती है, अगर 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी जितने भी डिग्री कोण पर आ रही है उतने ही डिग्री के कोण पर ये किरण परावर्तित होगी। सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट रूल इसका यही है। दूसरा कि इसमें किरण परावर्तित हो रही है, सतह पर आके टकरा रही है, तो ये सतह पे जैसे ही इस सतह पे टकराएगी, ठीक है, तो ये सतह उतनी ही चिकनी और चमकदार मतलब सुंदर लगेगी। जैसे मैंने आपसे कल इस बारे में पूछा भी था कि जैसे कोई भी वस्तु होती है, जैसे गाड़ी पे पॉलिश वगैरह करा लेने के बाद वो बहुत चमकदार लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे उससे जितनी किरणें टकराएंगी उतनी ही तेज़ी से वो रिफ्लेक्ट होंगी, परावर्तित होंगी, और जितनी ही तेज़ी से वो परावर्तित होती हैं, जितनी ज़्यादा किरणें परावर्तित होती हैं उस चीज़ में उतनी ही चमक बढ़ जाती है। जैसे मेकअप वगैरह कराने के बाद सुंदरता अधिक बढ़ जाती है, तो यही बेसिक सा रूल होता है कि उतने ही किरणों का परावर्तन ज़्यादा होता है। चिकनी सतह है तो किरणों का परावर्तन ज़्यादा होगा, रफ सरफेस पे इतना नहीं हो पाएगा। तो ये हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा था। अब हम इससे नेक्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट था अपवर्तन, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हम बात करेंगे अब आज अपवर्तन के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट घटना मानी जाती है अपवर्तन। पहले इससे रिलेटेड मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमें आसमान में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं कि भाई जो तारे होते हैं, स्टार होते हैं, वो टिमटिमा रहे हैं। इट मीन्स मूवमेंट कर रहे हैं इधर उधर थोड़ा बहुत, ठीक है। क्यों होता है? क्या रियलिटी है ये? क्या वास्तविकता में तारे टिमटिमा रहे हैं क्या? नॉट पॉसिबल। कभी कभार आपने देखा होगा कि जैसे कहीं पे आग जल रही है, धुआं उठ रहा है, तो धुएं के पार मतलब दूसरी तरफ जब हम कोई वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु हमें हिलती हुई दिखाई देती है। क्या वो वस्तु रियल में हिल रही है? अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो भी हमें हिलता हुआ दिखाई देगा। क्या वो वास्तविकता में हिलता है? नहीं, वो केवल हमें दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने देखा होगा पानी में कोई सिक्का या पेंसिल कुछ भी आप डाल दो तो आपको वो थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ दिखाई देगा। ये क्यों होता है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा अपने यहाँ पे रूरल एरिया में तो खैर नहीं, बट जयपुर दिल्ली वगैरह आपने ऐसी सिटी में देखा होगा कि वहाँ पे शिकंजी बेचने वाले मतलब नींबू पानी बेचने वाले होते हैं और वो ग्लासेस में नींबू डाल के रखते हैं, ठीक है। उस गिलास में वो छोटा सा नींबू डालते हैं, बट आप बाहर से जब उस देखते हो आपको उस नींबू का साइज बहुत बड़ा दिखाई देता है। क्या वो नींबू इस साइज का होता है कि इतना मोटा? नहीं होता। वो छोटा सा, आप उसको निकाल के देखना, बिल्कुल छोटा सा नींबू होता है, लेकिन बाहर से जब आप उस गिलास के अंदर से बाहर से आप देखोगे तो गिलास के अंदर आपको जो नींबू है बहुत बड़ा दिखाई देगा। ये सब जो बेसिक मैं आपको घटनाएं बता रहा हूं, ये इसी पर आधारित अपनी घटना है। किस पर आधारित? अपवर्तन पर आधारित। और जो तारों का टिमटिमाना बताया मैंने आपको, और मैंने दूसरा आपको एग्जाम्पल दिया कि पानी में गिरे हुए सिक्के या पेंसिल का ऊंचा उठाए दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का थोड़ी देर तक दिखाई देना, थोड़ा बड़ा दिखाई देना, ये सब अपवर्तन पर आधारित घटना है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, अक्सर पूछे गए। तो पहले अपन समझते हैं कि अपवर्तन होता क्या है। आपको डेफिनेशन नहीं याद करनी, मैं बार बार यही बात रिपीट करता हूं कि आपको जैसे बुक्स में हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, भाई हमें थ्योरेटिकल एग्जाम थोड़ी देना है, हमें उस चीज़ को समझ में आना चाहिए। तो बेसिक तरीके से हम समझेंगे कि अपवर्तन होता क्या है। वैसे इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनके पृथककारी सतह पर टकराकर वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। ये घटना अपवर्तन कहलाती है। ये डेफिनेशन है, बट आपको बेसिक देसी तरीके से समझना है। कैसे? देखो, जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझना, ये एक कांच है, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी कांच है, आर पार। ये इस तरीके से बनाया है, इट मीन्स आप ये मान सकते हो कि ये कांच ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, इस प्रकार से, ठीक। अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि यहां से कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है। अब देखिए, यहां पे हम माध्यमों की बात करेंगे। यहां वायु से आ रही है और ये किस में आ रही है? कांच में। ये भाई कांच है और ये क्या है? वायु। तो मैंने आपको बताया था
कि माध्यम भी दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा माध्यम सघन और दूसरा होता है माध्यम विरल। इनकी भी आपको तुलना करनी आनी चाहिए, इनसे भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप मतलब समझ गए होंगे सघन और विरल का। सघन का मतलब गाढ़ा और विरल का मतलब पतला। इट मीन्स जहाँ पे अणु पास पास होते हैं वो माध्यम क्या हो गया, सघन, और जहाँ पे अणु थोड़े उसकी तुलना में दूर दूर होते हैं वो कैसा हो गया, विरल। जैसे हम तुलना करते हैं कि दूध और तेल दो अलग अलग माध्यम है, इनमें अगर हम कंपैरिजन करें तो सघन कौन सा होगा और विरल कौन सा होगा, तो हम जानते हैं कि इस टाइम दूध है वो विरल होगा और तेल सघन होगा। अगर और कंपैरिजन करें कि तेल की और शहद की कंपैरिजन कर लें तो इस टाइम कौन सा होगा, तो हम जानते हैं कि शहद इस टाइम कैसा है, सघन, और इस टाइम तेल क्या है, विरल। ठीक है, तो अब हम यहाँ से बात करते हैं कि वायु से किरण कहाँ जा रही है, कांच में, और ट्रांसपेरेंट पारदर्शी कांच है तो आर पार हो जाएगी। ठीक है, जब एक बात बताओ, वायु से कांच में जा रही है तो ये माध्यम कैसा हुआ, विरल, क्योंकि यहाँ पे वायु है, और कांच कैसा माध्यम है, सघन। ठीक है, जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो यहाँ पर इन दोनों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाले पृथककारी पृष्ठ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किरण जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन देखो जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पृथककारी पृष्ठ पर टकराकर अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो भाई जब जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो निकल हिसाब से तो किरण को सीधा ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि इसने अपनी दिशा बदल ली, ऐसे हो गई। निकलना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन अपनी किरण ने क्या बदली, दिशा बदल ली। यही घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन। कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनके तल पर वो अपने पथ से, उसकी जो डायरेक्शन रहती है उससे विचलित हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है, और ये घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मुड़ी क्यों, रीजन क्या है, तो बहुत बेसिक सा रीजन होता है कि हम यहाँ पे तुलना कर लेते हैं, कोई अभिलंब मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि भाई देखो जब ये विरल में थी तब तो इसकी चाल थोड़ी तेज थी, जैसे मान लो कुछ भी मान सकते हो आप, प्रकाश किरण है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या और भी कम मान सकते हो इसकी, क्योंकि वायु है। तो यहाँ पे इसकी कुछ चाल थी जो भी थी, लेकिन जैसे ही ये कांच में प्रवेश कर रही है तो कांच में हमने पढ़ा भी था कि भाई जैसे 3 × 10⁸ ये निर्वात में होती है, और कांच में हम बात करते हैं 2 × 10⁸, तो कांच में इसकी चाल क्या हो जाएगी, थोड़ी स्लो। एक तो आप खाली रास्ते पे जा रहे हो, एक ट्रैफिक वाले रास्ते पे जा रहे हो, तो आपकी स्पीड में चेंज होगा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे ही इसमें प्रवेश करेगी तो इसकी चाल में क्या आ जाएगा, परिवर्तन, और जैसे ही चाल में परिवर्तन आएगा तो इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, और ये घटना क्या होती है, अपवर्तन। कि प्रकाश किरण जैसे ही किसी एक से दूसरे माध्यम में जाएगी तो तल पे टकराकर अपने पथ से विचलित हो जाएगी, दिशा से मुड़ जाएगी, ये घटना होगी अपवर्तन। तो ये हो गई आपकी आपतित किरण, और यहाँ पे इस किरण को परावर्तित नहीं बोलेंगे क्योंकि आर पार तो, और ये परावर्तित कब होगी, जब टकरा के वापस लौट जाए, तो आर पार जा रही है, तो ये जो आपकी किरण होगी ये होगी अपवर्तित किरण। ठीक है, आपको ये नाम बस वैसे याद रखना है, पूछे नहीं जाते एग्जाम में। अब बात आती है इस कोण की, तो ये कहलाएगा आपतन कोण और ये कहलाएगा परावर्तन कोण। मैं यहाँ पे परावर्तन के साथ तुलना करता चलूंगा। परावर्तन की घटना में आपतन और परावर्तन कोण का मान समान था, लेकिन क्या यहाँ पे मान समान रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, वो क्यों नहीं रहेगा वो समझिए एक बार, कि यहाँ पे आ रही है तो इसकी स्पीड तेज थी, अब आपने देखा निकलना इस दूरी पे चाहिए, तब तो कोण समान रहता, लेकिन थोड़ा सा इधर मुड़ गई, तो आपको दिख रहा है कि कोण का मान घट गया। और अगर ये थोड़ा सा ऐसे निकलने के बजाय ऐसे निकल जाती तो कोण का मान बढ़ जाता। अब देखना एक बार यहाँ पे, इसी चीज़ को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अब किरण यहाँ पे चल रही थी, ये किस में चल रही थी, ये कांच में। अब दोबारा यहाँ पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी, कांच से कहाँ आएगी, वायु में, तो इसको हिसाब से निकलना तो ऐसे चाहिए था कि सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन फिर वही अपवर्तन के नियम के कारण ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, अपनी दिशा बदल देती है, तो ये दोबारा अपवर्तन घटना हो गई। तो अगर हम यहाँ पे कोई अभिलंब खींच लें तो उससे तुलना करें तो देखिए यहाँ पे आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। ठीक है, इसी कांच में 2 बार अपवर्तन की घटना हो गई। तो यहाँ पर देखो इस टाइम आपतन कोण का मान ज़्यादा है या अपवर्तन कोण का मान ज़्यादा है, इसे अपवर्तन कोण कहेंगे या आपतन कोण है। तो देखो एक बार, जब किरण विरल से सघन माध्यम में आती है, मतलब कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तब तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि चाल धीरे हो गई तो अभिलंब की ओर झुक गई। और जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण, कैसे पूछा जाता है, उदाहरण समझिए, जब कोई प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है
तो निम्न में से क्या होगा, और उसमें दिया जाता है एंगल आई इज ग्रेटर देन आर, एंगल आई इज लेस देन आर, या एंगल आई इज इक्वल टू आर, और चौथा आपको कोई और ऑप्शन दे दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जब कांच से वायु में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो आपको वैसे भी दिख रहा है कि इस टाइम कौन सा कोण बढ़ा है, कोण आर बढ़ा है, तो हम कह सकते हैं एंगल आर इज ग्रेटर देन कोण आई, या फिर आप इसको बात को ऐसे भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब विरल से सघन में आएगी तब तो इस कोण का मान घट जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। कि जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनके तल पर वो अपनी दिशा बदल लेती है। ये घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन। क्लियर। अब इसी में आपतन और परावर्तन कोण के बीच में एक नियम चलता है जिसे नियतांक का नियम दिया जाता है, मतलब स्नेल का नियम बोला जाता है। वो क्या होता है एक बार समझना। इसमें दिया जाता है कि आपतन कोण की ज्या, साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है म्यू। इट मीन्स इनका मान फिक्स होगा, इसका मान निश्चित होगा, और क्या कहलाएंगे, इसे नियतांक को म्यू कहलाता है। ठीक है। और इस नियम को हम कहते हैं स्नेल का नियम। इस नियम को स्नेल के नियम के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट पूछा जाता है स्नेल का नियम है, और ये आपका स्नेल का नियम होता है। ठीक है। अब इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि अपवर्तन के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। जैसे तारों का टिमटिमाना, ठीक है, पानी में गिरे सिक्के या पेंसिल का ऊंचा उठाए दिखाई देना, सिक्के या पेंसिल का ऊंचा उठा दिखाई देना। अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो धुएं के दूसरी तरफ वस्तुओं का हिलते हुए दिखाई देना, ये भी कौन सी घटना है, अपवर्तन पे। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का जो आकार है थोड़ा सा बड़ा दिखाई देना, वो भी अपवर्तन पर घटना है, या काफ़ी देर तक दिखाई देना, वो भी अपवर्तन की एक घटना है। ठीक है। मेनली ये दो एग्जाम्पल आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। मैं इसको एक एग्जाम्पल को आपको ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करना चाहूँगा जो पूछा जाता है एग्जाम में। तारों का टिमटिमाना वो कैसे होता है वो समझना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका एक बार चाहो तो। देखिए तारों का टिमटिमाना कैसे टिमटिमाते हैं। मान लीजिए स्टार है आसमान में, अब वायुमंडल में या हमारे इसके बीच में और पृथ्वी के बीच में जहाँ पे हम रहते हैं सरफेस के ऊपर, वहाँ पर काफ़ी परतें विद्यमान है, काफ़ी मंडल मौजूद है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। तो आप जानते हो जब हम यहाँ से देखते हैं कि स्टार से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, जब हम यहाँ से देखते हैं कि ये किरण आ रही है तो ये जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, ठीक है, तो अपवर्तन घटना कारण मुड़ जाएगी, फिर यहाँ मुड़ जाएगी, फिर मुड़ जाएगी यहाँ पे, फिर मुड़ जाएगी, फिर मुड़ जाएगी, और लास्ट में यहाँ पे इसको कोई देख रहा है पर्सन जो भी है, तो उसकी जैसे ये रेज आँख में प्रवेश करेगी तो उसको लगेगा कभी ये तारा इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, कभी इधर, अपवर्तन की घटना के कारण। लेकिन क्या तारा दरअसल में ऐसे हिल रहा है? नहीं, तारा अपनी जगह ही स्थिर है, लेकिन हमें अपवर्तन घटना कारण से दिखाई दे रहा है तो हमें लगेगा कि तारा जो स्टार है वो टिमटिमा रहा है, लेकिन ये अपवर्तन की एक घटना है। धुएं के दूसरी तरफ वस्तुएं हमें हिलती हुई दिखाई देती हैं कि धुएं जैसे ही हम देख रहे हैं तो प्रकाश किरण कि पहले हमारी वायु से फिर धुएं में जा रही है, वो एक अलग माध्यम है, तो जैसे ही जाएगी तो अपवर्तन घटना कारण किरण मुड़ जाएगी तो हमें दूसरी जो तरफ जो चीज़ है वो हमें हिलती हुई दिखाई देगी, तो ये भी एक अपवर्तन घटना है। तो अगर इसके एग्जाम्पल आपको याद भी नहीं रहते तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट बता देता हूँ, आसान सा तरीका बता देता हूँ कि जितनी भी चीज़ों का हमें भ्रम होता है, इट मीन्स जितनी भी हेलुसिनेशन की जितनी भी घटनाएं होती हैं, जिन भी चीज़ों का हमें धोखा या भ्रम होता है, वो सारी चीज़ें अपवर्तन पर आधारित होती हैं। ग्लास में रखा हुआ नींबू दरअसल में बड़ा नहीं होता है, वो होता छोटा है लेकिन हमें बड़ा दिखाई देता है, ये हमें भ्रम हो रहा है, तो ये क्या है, अपवर्तन पर आधारित घटना है। पानी में जो सिक्का या पेंसिल, ये सिक्का या पेंसिल गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ऊपर से कोई व्यक्ति देख रहा है तो वायु से किरण कहाँ जा रही है, जल में जा रही है, तो अपवर्तन घटना कारण मुड़ जाएगी और से पेंसिल है यहाँ पे और हमें दिखाई यहाँ पे देगी और थोड़ी सी ऊंची उठी दिखाई देगी। तो ये दरअसल में क्या हो रहा है, हमें आँखों का भ्रम हो रहा है। तो जितने भी भ्रम होते हैं, जितने भी धोखे होते हैं आँखों के, वो सारे के इसमें आते हैं अपवर्तन में। कि आपको जितने भी लाइफ में जितने भी आपको धोखे हो रहे हैं, देखने में आपको जो भी धोखा लग रहा है, वो सब किस में आते हैं, अपवर्तन में।
धोखे का मतलब ये नहीं है कि कल को आप कहो कि साहब हमें तो प्यार में धोखा हो गया, तो ये भी अपवर्तन है क्या? नहीं, ये एक खेल मजाक की बात है। तो इट मीन्स जितने भी आपको हेलुसिनेशन हो, भ्रम हो, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? अपवर्तन की घटना में आते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सभी का। उसके बाद हम इसके बाद नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं। परावर्तन अपवर्तन के बाद चलते हैं हम किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो समझना इसी पर है, और अक्सर उसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण जैसे हम बात करते हैं कि हीरे का चमकना, जैसे आपने देखा होगा डायमंड देखा होगा, ठीक है, तो डायमंड क्या होता है आपने देखा होगा, जैसे उसे रखते हैं तो वो चमकने लग जाता है। तो हीरे का चमकना किस पर आधारित घटना है? अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे हम बस वगैरह में सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे रोड पे हम चल रहे हैं तो हम दूर देखते हैं बस से बाहर रोड के ऊपर, तो हम देखेंगे कि हमें काफ़ी दूरी पर ऐसा लगता है कि रोड के ऊपर कहीं गीला हो रहा है, पानी भरा हुआ है, कि आगे गीला हो रहा है, लेकिन उस जगह जाके देखते हैं तो वहाँ पे तो रोड सूखा हुआ होता है, वो गीला होता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? अक्सर सभी के साथ ये बेसिक चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम बैठ के देखते हैं तो हमें बहुत दूरी पर देखने पर ऐसा लगता है कि यार वहाँ पे गीला हो रहा है रोड के ऊपर, लेकिन दरअसल वहाँ गीला होता नहीं है। ये क्यों होता है? रेगिस्तान में आपको पता होगा सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में पाए जाते हैं, बट सबसे ज़्यादा ऊँट क्योंकि जो मृत्यु की दर है वो कहाँ है? वो भी रेगिस्तान में ही है। क्यों? और एक प्रभाव होता है वहाँ पे जिसके कारण ऊँट मर जाते हैं, जिसे मरीचिका बोला जाता है। वो क्या होता है? वो यही एक, अभी जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे मरीचिका प्रभाव क्या होता है, कि वहाँ पे ऊँटों को रेत में देखने पर दूर पे ऐसे लगता है कि यार पानी भरा हुआ है वहाँ पे, और ऊँट दौड़ता दौड़ता वहाँ जाता है लेकिन वहाँ पे पानी नहीं होता। फिर वहाँ से देखता है तो कहीं और उसको दिखाई देता है कि पानी भरा हुआ है, फिर वहाँ दौड़ के जाता है, पानी नहीं होता। इस प्रकार वो पानी की तलाश में पूरे रेगिस्तान में भटकता रहता है और आखिरकार थक कर मर जाता है। इसे कहते हैं मरीचिका प्रभाव। एंडोस्कोपी जो होती है हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक घटना है। एंडोस्कोपी क्या होती है? जिसके द्वारा हमारे इंटरनल पार्ट्स की जांच की जाती है। ठीक है, देखिए पहले समझिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए हमने पढ़ा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। वैसे मैं आपको एक बार थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन बता देना चाहता हूं कि यदि कोई प्रकाश किरण जिसमें आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण की तुलना में क्रांतिक कोण से अधिक आपतित हो, वो घटना किसके अंतर्गत आती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंतर्गत। इट मीन्स, कहने का मतलब ये तो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है कि यदि प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक पर आपतित होती है। अब आप कहोगे क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रिटिकल एंगल, वो भी हम पढ़ेंगे। यदि कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक पर आपतित होती है तो किरण दूसरे माध्यम में न जाकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है। इसको हम बिल्कुल अपने बेसिक और देसी तरीके से समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार समझना, देखिए भी क्या होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कोई प्रकाश किरण है, ठीक है, अब ये इस टाइम कांच में है, ध्यान से समझना, और अब ये किस में जा रही है? वायु में। अब जब हमने परावर्तन पढ़ा है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो वो इसके पृथक्कारी पृष्ठ पर अपनी दिशा से मुड़ जाती है, थोड़ा सा विचलित हो जाती है। तो होना तो इसको नीचे ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये मुड़ जाएगी और थोड़ा सा ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये तो अपवर्तन हो गया। लेकिन देखो अब यहाँ पे, अब इसके अभिलंब की तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे ये इसका अभिलंब है, यहाँ पे मान लो किसी एंगल पे आई, मान लो 30 डिग्री के कोण पे आई, तब ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। अगर मान लो मैं इस कोण को बढ़ा दूँ, ये 30 डिग्री कोण पे आ रही थी, अब मान लो मैं कहता हूँ इस कोण को 50 डिग्री कर देता हूँ, मैं 50 डिग्री कर दिया, तो अब ये किरण ऐसे आएगी। ये आपने कोण कितना कर दिया? 50 डिग्री कर दिया, तो अभी किरण ऐसे आएगी। तो इस किरण को निकलना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन अपवर्तन नियम कारण ये मुड़ जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, अब मान लो मैं कहता हूँ इस कोण को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, मैं यहाँ पे इस कोण को 60 डिग्री कर देता हूँ। ठीक है, तो ये किरण थोड़ा सा ऐसे आई, अब इसको निकलना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये अपवर्तन घटना कारण मुड़ गई। इस टाइम आपने देखा कि ये किरण आई थी लेकिन कांच के समांतर होकर ही निकल गई। देखो, आई कांच से थी, जाना वायु में था, लेकिन कांच के समांतर होकर ही निकल गई। तो ऐसा कोण जिस पे किरण उसके
90 डिग्री मतलब कि यहाँ पे आप देखना, जब उस चीज़ के पैरेलल हो जाए, बिल्कुल यहाँ पे देखो अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बना रही है ये किरण। तो ये ऐसा कोण जिस पर ऐसा आपतन कोण का मान जिस पर ये किरण जो आपका माध्यम है या अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बनाती है, इस कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। इट मीन्स इस आपतन कोण का मान ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बना दे। और आपको इस टाइम इस कोण को इतना बढ़ाना है, क्रांतिक कोण से ज़्यादा करना है कि ये किरण वापस इसी में लौट जाए। अब मान लीजिए मैंने एंगल और बढ़ा दिया और एंगल कर दिया मैंने 70 डिग्री, ठीक है भाई। अब ये मैंने कोण कर दिया 70 डिग्री। अब देखिए कि ये किरण को निकलना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, ये वापस इधर ही लौट जाएगी, क्योंकि अपवर्तन का नियम तो पालन करेगी और ये अपने पद से मुड़ के वापस लौट जाएगी। अब देखिए बात समझने लायक बात यहाँ पे कि ये किरण कांच से ही आई और वापस किस में लौट गई, कांच में ही लौट गई। अब इसमें इसने अपवर्तन के नियम का पालन किया या नहीं किया, बिल्कुल किया। लेकिन अब इसमें परावर्तन के नियम का भी पालन कर रही है कि जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में लौट गई। कहने का मतलब ये है कि आपका जो आपतन कोण का मान है इतना अधिक होना चाहिए कि किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए। तो ये घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि हम ऐसे कहते हैं, जब भी कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक करने पर वो किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। अब देखिए यहाँ पे परावर्तन होना, तो देखो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो दूसरे माध्यम में निकलनी चाहिए, लेकिन ये वापस उसी माध्यम में लौट गई, ये कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। ठीक है, इट मीन्स आपके आपतन कोण का मान इतना अधिक होना चाहिए कि किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाए। ये उस जो आपको मैंने शुरुआत में डेफिनेशन बताई थी उसका ये कंक्लूजन, निष्कर्ष निकलता है। तो आपको ये चीज़ समझनी है, डेफिनेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब इसको मैं उदाहरण समझाता हूँ कि ये किरण वापस यहीं से आई और वापस इसी कांच में लौट गई, फिर यहाँ पे टकराएगी, फिर वापस लौट जाएगी, फिर टकराएगी, फिर लौट जाएगी। तो ये किरण इस कांच से बाहर निकल ही नहीं पाएगी, बार बार इसी में टकराती रहेगी। और ये सेम प्रोसीजर डायमंड में होता है कि किरण जैसे ही इसके अंदर प्रवेश कर लेती है, इधर टकराती है, फिर इधर टकराएगी, मतलब इस हीरे से बाहर निकल ही नहीं पाती और बार बार टकराने के कारण हीरा हमें ऐसा लगता है कि चमक रहा है। तो ये चीज़ें किस पर आती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी का। ठीक है, अब देखो कभी इस पर बेस्ड एग्जाम्पल आएंगे, कैसे कि हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, ये किस पर आधारित उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इसको याद करने के लिए मैं आपको और भी एक अच्छा तरीका बता सकता हूँ। जैसे मैंने आपको अपवर्तन में बताया था कि किन्हीं भी चीज़ों का भ्रम होता है, हेलुसिनेशन आपको जो होते हैं वो किस पर आधारित घटना है, अपवर्तन पर। कोई भी चीज़ जो चमकती है, कोई भी चीज़ जो चमकती है वो आपका किस पर आधारित घटना होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। जैसे कांच में कभी कभार आपने देखा होगा दरार आ जाती है, ठीक है, और उस दरार पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश या लाइट पड़ती है तो वो दरार चमकने लग जाती है। तो वो भी किसकी घटना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, कि कांच में आई दरार का चमकना। ठीक है, आपके इसके अलावा एक परख नली आपने देखी होगी, टेस्ट ट्यूब, कांच की दरार का चमकना। ठीक है, परख नली का चमकना, ये भी इस पर आधारित घटना है। ठीक है, प्रकाशीय तंतु, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक एग्जाम्पल है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंडोस्कोपी। इंपॉर्टेंट ये भी है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये माना जाता है। इंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर घटना है। इंडोस्कोपी होती क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिए। इंडोस्कोपी एक क्या होता है कि हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण करने के लिए इंडोस्कोपी प्रोसीजर काम में लिया जाता है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के अंदर के, जैसे मान लो स्टमक की जांच करनी है कि स्टमक के अंदर मान लो उसको यहाँ पे गांठ वगैरह हो गई, वहाँ पे अल्सर हो रहे हैं, तो उसको जांच करनी है, तो कैसे पता करेंगे। तो उसमें देखो पता करने का एक तरीका होता है, क्या होता है वो समझिए। कि जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये हमारा स्टमक है, ठीक है, ये हमारी आहार नाल है यहाँ पे, ठीक है।
तो डॉक्टर्स वगैरह क्या करते हैं, हमारी जो आहार नाल होती है उसके थ्रू एक पतली सी ट्यूब, एक नलकी डालते हैं यहाँ पे हमारे आहार नाल के थ्रू स्टमक में। इस नलकी के फ्रंट पर एक छोटा सा बिल्कुल बारीक सा कैमरा लगा होता है, ठीक है। और जैसे ही अंदर जाती है स्टमक में तो कैमरे के थ्रू हमें सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन दिक्कत ये होती है कि स्टमक में दिखेगा कैसे अंदर, वहाँ पर कोई पावर हाउस तो लगा हुआ नहीं है कि वहाँ पे लाइट रहेगी, अंधेरा रहता है तो दिखेगा कैसे। इसलिए अब ये कर नहीं सकते कि इस नलकी के अंदर से एक बल्ब अंदर भेज दें कि और वहाँ पे लाइट हो जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी तो नलकी नहीं होती कि एक लट्टू अंदर डाल दिया आपने, नॉट पॉसिबल। तो क्या किया जाता है, ये जो नलकी होती है ये बिल्कुल वाइट कलर की होती है। और जो भी आप यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन में याद रखना, सफ़ेद और चमकीली जो चिकनी सतह होती है उस पर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, अधिकतर उसी पर होती है। सफ़ेद और चमकीली वस्तुओं मतलब कि चिकनी सतहों पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। जो भी चीज़ें चमकती हैं ना उन पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना ज़्यादा होती है। तो ये सफ़ेद रंग की नलकी होती है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक प्रकाश की छोटी सी रेज किरण छोड़ी जाती है और सफ़ेद होने के कारण ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना के कारण ये बार बार इसी के अंदर चली जाएगी तो टकराती रहेगी, बाहर निकल ही नहीं पाती। और टकराते 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 एंड में ये यहाँ जाती है और जैसे ही यहाँ पे आती है तो 1 सेकंड के लिए यहाँ पर ये किरण उजाला कर देती है और उसी टाइम ये कैमरे से फ़ोटो क्लिक हो जाती है। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये कहलाता है आपका इंडोस्कोपी। ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित एक घटना है। इसका और एग्जाम्पल है मरीचिका का बनना। मरीचिका का बनना मैंने आपको बताया कि रेगिस्तान में धूल रहती है, मिट्टी रहती है, ठीक है। और धूल क्या आपको जैसे उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो चमकती है। तो मैंने आपको बताया जो भी चमकीली चीज़ें हैं उन पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो जैसे ही उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा चमकेगी और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऊँटों को यह एहसास होता है कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम बस में बैठे हैं तो दूर हम देखते हैं कि सड़क पर हमें दिखा एहसास होता है कि वहाँ पानी भरा हुआ है। तो हुआ तो क्या है, सड़क तारकोल से बनी हुई थी, जैसे उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो चमकने लग जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पानी भरा हुआ है। तो सेम प्रोसीजर रेगिस्तान में होता है कि वहाँ पर जैसे धूल होती है, मिट्टी होती है, उस पर जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पर वो चमकने लग जाती है और देखने वाले को लगता है कि उस जगह पानी भरा हुआ है। तो ऊँट वहाँ दौड़ के जाते हैं लेकिन पानी होता नहीं है, इसलिए थक थक कर वो थक जाता है और मर जाता है। तो मरीचिका का बनना ये भी किस पर आधारित घटना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक घटना है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट आपके ये 2 एग्जाम्पल है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना कितनी हुई। कोई भी सफ़ेद और चमकीली वस्तु है, आप इन छोटे छोटे, अगर जैसे मान लो आपको उदाहरण दे दिया, अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ रखी तो इन हिंट के थ्रू आप इतना कॉमन सेंस यूज़ करके उसका सही आंसर दे सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि कोई भी सफ़ेद और चमकीली चीज़ होती है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो आप भी समझोगे कि जैसे हीरे का एग्जाम्पल आ गया तो आप कहोगे हीरा चमकता है, चमकीली चीज़ है, तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ही घटना होगी। रेत आ गई तो रेत चमकीली है, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा चमकेगी, तो वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ही घटना होगी। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने पे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद नेक्स्ट अपना पॉइंट था क्या, वर्ण विक्षेपण, जो कि मैंने आपको 7 पॉइंट बताए थे। सारे पॉइंट एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, देखिए वर्ण विक्षेपण क्या होगा कि जैसे कोई भी प्रिज्म या पिरामिड जो भी होता है, आपको पता है सबसे पहले प्रिज्म पिरामिड के बाद में बाद में करूंगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए जो श्वेत प्रकाश होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंग से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 कलर से मिलकर बना होता है और वो 7 कलर हम जानते हैं विबग्योर, या फिर आपके हिंदी में बोल दें तो बैनी, आहा, पिनाला, जो भी आपका बोलने का तरीका है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये आपके वो 7 कलर है जिनसे मिलकर श्वेत प्रकाश बनता है। तो वर्ण विक्षेपण, वैसे तो इसके नाम से स्पष्ट है, वर्ण का मतलब होता है कलर और विक्षेपण का मतलब है बटना, टूटना, कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म या पिरामिड से गुजरे, ठीक है, प्रिज्म या पिरामिड से गुजरने के पश्चात वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ये घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण। जैसे मान लीजिए प्रिज्म है और इसमें से प्रकाश की कोई किरण आई, ठीक है, ये प्रकाश की किरण है और प्रकाश श्वेत प्रकाश होता जाए, आप जानते हो प्रकाश किरण में, तो जैसे ही इस प्रिज्म से गुजरेगी तो गुजरने के पश्चात ये अपने 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। साथ ही हुए ना भाई। तो हम देखेंगे ये 7 कलर कौन कौन से हैं।
तो देखते हैं विबग्योर। चूंकि हम जानते हैं कि हमारा जो प्रकाश होता है वो सातों रंगों से ही मिलकर बना होता है, तो इन कलर के बारे में, ये कलर कैसे आते हैं और ये घटना किस किस में होती है, इंद्रधनुष में कैसे ये नियम काम करते हैं, इंद्रधनुष हमारा इस शेप में मतलब एक धनुष के आकार में क्यों बनता है, इन सब के बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये भी जानेंगे कि हमारे आसमान में जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो मिलकर इतने बड़े इंद्रधनुष का निर्माण कैसे कर देती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल देखते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।